हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा सेशन है जिसके अंदर हम 2016 के हिस्ट्री के प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी को अभी तक पता चल ही चुका रहेगा कि हमारा एजेंडा क्या है, कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके ये समझना चाहते हैं कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है एंड यूपीएससी इन सवालों से आगे आने वाले समय में कैसे सवाल बना सकता है। एंड इसका जो जीता जाता एग्जाम्पल हम जैसे जैसे ये जो पीवाईक्यू का सॉल्विंग है वो हम आगे बढ़ेंगे तो आप वहां पर आप देख पाएंगे कि 2014, 2015, 2016 के जो सवाल यूपीएससी ने पूछे थे वो सवाल कैसे रिपीट होके 2018, 19, 20, 21 के अंदर यूपीएससी दोबारा से प्रीलिम्स में पूछ रहा है। तो अगर आप अभी 2025 या 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको ये सारे सवालात पता होने चाहिए, यूपीएससी का माइंडसेट पता होना चाहिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि आगे आने वाले समय में यूपीएससी और कैसे सवाल पूछ सकता है और उसी हिसाब से आप अपने तैयारी को आगे अच्छे से बढ़ा पाएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन गाइस। सो यहाँ पर ये 2016 का सवाल है एंड हियर नियरली 16 सवाल पूछे गए हैं बाय द यूपीएससी एंड यूपीएससी ने यहाँ पर नियरली 32 मार्क्स के सवाल पूछे हैं साथियों। 32 मार्क्स मतलब किसे बोलते हैं एंड कट ऑफ कितना होता है, जस्ट 90 मार्क्स। सो नियरली 40% का कट ऑफ आपका हिस्ट्री से ही निकल रहा है। सो इसीलिए हिस्ट्री को हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उसके वेटेज को हमें समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले सवाल की अगर हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि भाई regarding the taxation system of Krishnadev Raya, the ruler of Vijayanagar, consider the following statements. The tax rates on land was fixed depending on the quality of the land and private owners of the workshops paid an industries tax. अब साथियों ये सवाल को हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा है वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें पॉजिटिव हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पॉजिटिव ही पढ़े। तो अब यूपीएससी का एक माइंडसेट आप समझो, यूपीएससी कभी भी कोई सवाल पूछती है ना, और अगर उस व्यक्ति के बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में पूरे इंडिया के अंदर पॉजिटिविटी है तो वो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को प्रमोट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो महात्मा गांधी के बारे में सवाल पूछ रही है तो महात्मा गांधी की नेगेटिव इमेज को वो कभी प्रमोट नहीं करना चाहेगी, इसीलिए वो स्टेटमेंट को उसी हिसाब से बनाएगी कि महात्मा गांधी की पॉजिटिव छवि सब जगह जा रही है। तो कृष्णदेव राय के बारे में हमने हमेशा पॉजिटिव ही पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि द टैक्स रेट ऑन लैंड इट वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। सो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो टैक्स रेट चाहे क्वालिटी बंजर जमीन की भी क्यों नहीं हो, बंजर जमीन पे भी अगर वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये रूलर इतने अच्छे नहीं थे। तो वहां से हमें ये चीज समझना पड़ता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। उसी हिसाब से प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप्स पेड इंडस्ट्रीज टैक्स। अब जाहिर सी बात है कृष्णदेव राय के टाइम पे हमें पता है कि उनकी डायनेस्टी बहुत ज्यादा फ्लरिश करी। अब जब डायनेस्टीज फ्लरिश कर रही है तो वो क्यों फ्लरिश करेगी? क्योंकि भाई उनका इकोनॉमी अच्छा है ना। अब इकोनॉमी अच्छा करने के लिए उनको टैक्सेशन सिस्टम भी अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये पेजेंट से, एग्रीकल्चर से मेजरली टैक्स लेंगे, बट इंडस्ट्रीज जो इनके समय पे सेटअप हुई थी उनसे भी तो ये टैक्स लेंगे ही ना। सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं कृष्णदेव राय के गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को आगे प्रोत्साहित करती है। सो दैट इज व्हाट द यूपीएससी ऑलवेज आस्क्स अबाउट पॉजिटिव पर्सनालिटीज। सो इस आंसर, ये जो आंसर है ये बोथ 1 और 2 है। बट इससे हमें क्या समझना है कि कृष्णदेव राय के ऊपर आगे चल के सवाल पूछा जा सकता है और नियरली 2 सवाल यूपीएससी ने आगे प्रीलिम्स में पूछे हैं ऑन द कृष्णदेव राय। एंड इसके अलावा विजयनगर एम्पायर है, तो विजयनगर एम्पायर के ऊपर भी 2 से 4 सवाल यूपीएससी ने आगे पूछे। सो नियरली गाइस 12 to 15 मार्क्स आगे आने वाले समय में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिए। तो ये इंपॉर्टेंस था इस पर्टिकुलर सवाल का। अगला, which of the following books of the ancient India has a love story of the founder of the Sunga dynasty? Okay, of the son of the founder of the Sunga dynasty. अब फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी कौन है? हमें ये पता है कि भाई वो पुष्यमित्र सुंगा है। ओके, पुष्यमित्र सुंगा। अब हमें ये चीज पता रहेगा, ये बहुत ज्यादा इजी सवाल था क्योंकि हमें ये चीज पता है कि फाउंडर के बेटे का नाम क्या था? इट वाज अग्निमित्र। अग्निमित्र, ये बहुत कॉमन सेंस था, अग्निमित्र सुंगा। एंड अग्निमित्र सुंगा, यहाँ पर बस आप नाम बस देखते जाओ तो आपको पता चल जाएगा भाई अग्निमित्र यहाँ पर है।
सो अग्निमित्र को प्रेम हुआ था मालविका से, और उनकी कहानी के बारे में कालिदासा ने यहाँ पर क्या किया है, अग्निमित्र मालविका अग्निमित्रम करके एक वर्क इन्होंने बनाया, दैट इज इट वाज अ ड्रामेटिक ट्रेडिशन, अ संस्कृत ट्रीटीज दैट वाज मेड। ओके, सो इसका आंसर तो बी है, बट इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई यूपीएससी जो है ना सुंगा डायनेस्टी के ऊपर एक तो सवाल पूछ सकती है, दूसरा ये पुष्यमित्रा सुंगा के ऊपर सवाल पूछ सकती है, तीसरा सुंगा डायनेस्टी के समय पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रिलीजियस या सोशियो कल्चरल सोसाइटी था उसके ऊपर सवाल पूछ सकती है, चौथा ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस है इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। तो यूपीएससी ने स्वप्न वासवा दत्ता के ऊपर सवाल पूछा है और यूपीएससी ने रत्नावली के ऊपर सवाल पूछा है। तो रत्नावली जो था ये हर्षवर्धन का, ये हर्षवर्धन जो एक राजा थे उनका एक ड्रामेटिक प्ले था, ठीक है। तो रत्नावली के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, और इसके अलावा हर्षा के और कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, तो हर्षा के ऊपर सवाल पूछे। तो बेसिकली इस सवाल में से यूपीएससी ने क्या पूछा, सुंगा डायनेस्टी के ऊपर, पुष्यमित्रा सुंगा के ऊपर और हर्षवर्धन के ऊपर सवाल पूछ लिए। तो इससे हमें ये एक्सट्रैक्ट करना था ताकि हमें आगे चल के यूपीएससी के प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं हो। अगला स्टेटमेंट क्या होता है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिद्धास और सितार्स ऑफ तमिल रीजन वर monotheistic and condemned idolatry. Okay, Lingayats of the Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. अब देखिए साथियों, ऑल्दो आपको ये पता नहीं रहेगा बट तो भी हमें इस सवाल को सॉल्व करना था, तो हम कैसे करें कि सिद्धास ऑफ द तमिल रीजन वर मोनोथीस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। अब यूपीएससी, जैसे मैंने आपको बोला, यूपीएससी क्या करती है, कभी भी वो नेगेटिव चीजों को वो प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इट इज अ बेंचमार्क। अगर यूपीएससी ने एक सवाल सेट किया है तो भाई पूरा देश उस सवाल को देखेगा और उस सवाल के बेसिस पे पूरा देश उसको सर्च करेगा। तो अब ये सवाल जब यूपीएससी ने पूछा तो पूरा देश सिद्धार्थ के बारे में सर्च करने लग गया कि भाई कौन है सिद्धार्थ। तो जाहिर सी बात है वो सिद्धार्थ के बारे में वो नेगेटिव चीज नहीं प्रमोट करना चाहेंगे ना यूपीएससी। सो ये स्टेटमेंट, अब चाहे आपको सिद्धार्थ के बारे में पता भी नहीं होगा, बट सिद्धार्थ देवर मोनोथेइस्टिक मतलब एक भगवान के अंदर मानते थे, एंड दे कंडेम्ड आइडोलेट्री मतलब मल्टीपल आइडल्स को ये नहीं मानते थे। तो आइडोलेट्री कंपैरेटिवली एक नेगेटिव थिंग था, वेयरएज मोनोथेइस्टिक पॉजिटिव था। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही पॉजिटिव है, तो ये दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट। मतलब ये माइंडसेट हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटका की आपको बहुत पता है, ये मतलब पता है कि बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये लोग जो थे ये थियरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, इसके अंदर ये बिलीव करते थे, एंड दिस वाज अगेन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इसके अंदर दोनों भी स्टेटमेंट सही थे, आंसर वाज बी, ऑल द बी। बट इससे हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना था कि भाई और तमिल रीजन में और कौन से ऐसे कल्चरल ग्रुप्स थे, हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी। उसके अलावा लिंगायत के बारे में हमें और पता होना चाहिए था, क्योंकि बसावना जो इनके फाउंडर थे लिंगायत कम्युनिटी के, जो शाइवाइट एक कम्युनिटी था, उसके ऊपर यूपीएससी ने आगे आने वाले समय में सवाल पूछ लिया। तो वो इस सवाल से डिराइव हुआ था, वो सवाल तमिल रीजन के अंदर और कौन से कल्चरल ग्रुप्स थे उसके ऊपर यूपीएससी ने आगे आने वाले समय में सवाल पूछ लिया। तो इससे हमें ऐसे डिराइव करना है एंड सॉल्व भी हमें इसी हिसाब से करना है, यूपीएससी के माइंडसेट को समझते हुए। बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज जनरली, अब देखिए साथियों ये टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे अलग अलग टर्म्स के बारे में यूपीएससी सवाल पूछता है, ठीक है। ऑल्दो इसका जो आंसर है बंजारास, ठीक है, द आंसर इज ट्रेडर्स, बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तुक्का खेलना पड़ेगा, वही वाला एंगल है यहाँ पे। बट मैं बस यही चीज आपको बोलूंगा कि जो मेजोरिटी टर्म्स है ना, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट बोल दिया है, अब ये मिडिवल पीरियड है ना, तो इससे हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई एग्रीकल्चरलिस्ट को और कौन से नाम से जाना जाता था, वॉरियर्स को और कौन से नाम से, वीवर्स को और कौन से नाम से, और ट्रेडर्स को और कौन से नाम से जाना जाता था मिडिवल इंडिया के अंदर और एंशिएंट इंडिया के अंदर भी। तो यूपीएससी क्योंकि इन्हीं में से पूछ सकता है कि एग्रीकल्चरलिस्ट इन एंशिएंट इंडिया उन्हें किस नाम से जाना जाता था, वैसा। तो ऑल्दो ये नहीं पता, अब बंजारास का भी एसोसिएशन कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पूछा था, ठीक है, क्योंकि ये पीवाईक्यू के अंदर ही दिया गया था और उससे एक्सट्रैक्ट करके यूपीएससी ने ये चीज पूछ लिया, तो इससे भी यूपीएससी एक्सट्रैक्ट करके आगे सवाल पूछ सकता है। ओके, सो टर्म्स के अंदर हमें इस हिसाब से काम करना है। द नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग had first deciphered the edicts of the emperor Ashoka। बहुत ही इजी सवाल, क्योंकि ये आपको फैक्चुअल है कि भाई 1837 में सबसे पहली बार किसने अशोकन एडिक्ट्स को डिसाइफर किया। सो इट इज गोइंग टू बी जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, 1837 में इन्होंने डिसाइफर किया था, ही वाज अ ब्रिटिश पर्सन।
बट यहाँ से अगला सवाल क्या हमारा बनता है, अगला सवाल हमारा ये बनता है कि भाई एडिक्ट्स के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि भाई जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स और जो पिलर एडिक्ट्स थे वो कौन से एरियाज के अंदर थे और उनके अलग अलग फीचर्स क्या थे, उसके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा जो डिसाइफरमेंट, मतलब ये तो एडिक्ट्स का डिसाइफरमेंट हुआ ना, सो सबसे पहला डिसाइफरमेंट दूसरे चीजों का भी तो हो सकता है। जैसे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो भी चीजें हमें पाई गई थी उसका भी तो डिसाइफरमेंट हुआ ना कभी तो। सो फॉर एग्जाम्पल वो जो पशुपति महादेवा का जो सील है, ओके, जिसको हम प्रोटो शिवा बोलते हैं, वो भी तो डिसाइफर हुआ। जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है वो भी तो डिसाइफर हुआ। तो सबसे पहली बार इनको डिसाइफर किसने किया, इनको डिसाइफर किया था जॉन मार्शल ने, और यूपीएससी ने ये सवाल पूछा। तो ये सवाल से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया कि भाई कौन से चीजें डिसाइफर हुई। एक तो एडिक्स के बारे में सवाल बन सकता है और अशोका के बारे में सवाल बन सकता है। तो इससे हमें बेसिकली वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब ऑप्शंस में से भी हमें देखने पड़ेंगे कि भाई मैक्स म्यूलर का क्या कंट्रीब्यूशन था और विलियम जोन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था इन नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो ऐसे हमें इन सवालों को समझना पड़ेगा और टैकल करना पड़ेगा। The Swadeshi and the boycott were adopted as methods of struggle for the first time during। अब यहां पर भी अगेन कमिंग बैक, एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ये 1905 में हुआ। होम रूल मूवमेंट ये 1915 में स्टार्ट हुआ, 1916 में स्टार्ट हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ। विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया 1927 में हुआ। बहुत इजी सवाल वंस अगेन, क्योंकि ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट का सबसे पहला ओरिजिनेशन इंडिया के अंदर कब होता है, जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इंडिया के अंदर पावर में आ जाती है। और ये लोग कब शुरू करते हैं इसको, जब बंगाल पार्टीशन 1905 में उसको कर दिया गया, उसके बाद स्वदेशी एंड बॉयकॉट की यहाँ पर शुरुआत करी गई। ठीक है, तो इसका आंसर तो फर्स्ट है। बट इससे हमें और क्या एक्सट्रैक्ट करना है कि यूपीएससी और क्या पूछ सकती है कि भाई स्वदेशी और बॉयकॉट के फीचर्स क्या थे, हमें ये चीज पता होना चाहिए। स्वदेशी और बॉयकॉट को बहुत ज्यादा प्रमोट किसने किया, एक्सट्रीमिस्ट ने किया, तो एक्सट्रीमिस्ट के हमें फीचर्स पता होने चाहिए थे। इसके अलावा जो बंगाल का जो पार्टीशन करा गया उसके फीचर्स क्या थे, क्या कभी बंगाल का पार्टीशन रद्द हुआ था क्या, तो हाँ हुआ था, 1911 में ही रद्द हुआ था। इसके अलावा होम रूल मूवमेंट के फीचर्स क्या थे और किस किसने बनाए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स, तो ऐसे करके और आगे चल के साइमन कमीशन यूपीएससी ने पूछा है। तब देखो जो पिछले 2 साल हमने डिस्कस किए उसमें भी आपने देखा ही होगा कि साइमन कमीशन यूपीएससी ने पूछा ही है, तो उसी का देख लो रिपीटेशन वंस अगेन यहाँ पर है। तो यूपीएससी ऐसे ही रिपीट करती है सवालों को, तो हमें यही चीजें समझनी है कि भाई कैसे एक्सट्रैक्ट करें हम इसमें से। अगला सवाल क्या है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा वाज सेंट्रल टू द हिनायान सेक्ट। बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, ठीक है। बोधिसत्वा डिलेज द अचीविंग ऑफ हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प द अदर सेंटिएंट बीइंग्स, मतलब द अदर living beings on the path, living beings on the planet to attain the salvation path। so यहाँ पर साथियों सवाल किसके बेसिस पे, मेजर थीम क्या है, बुद्धिज्म का मेजर थीम है। अब ये मेजर थीम है तो इसमें से सब थीम क्या हो जाएगा। अब अगर आप लेक्चर 1 मेरा समझेंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यूपीएससी का माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे यूपीएससी सवाल पूछती है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बुद्धिज्म इज द मेजर थीम। सब थीम क्या है कि उसके सेक्शंस, दैट इज महायान एंड हिनायान, ओके, एंड उसका भी एक सबसेक्शन हो जाएगा दैट इज द बोधिसत्वा। तो अगर आप बोधिसत्वा के बारे में जानेंगे तो बोधिसत्वा इट इज ऑफ द महायान सेक्टर, ठीक है, इट इज ऑफ द महायान सेक्शन। तो ये हिनायान का नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप ऐसे करोगे क्योंकि आपको करेक्ट वाला ढूंढना है, तो ये 2 ही ऑप्शन बचेंगे, तो 2 तो आपका करेक्ट ही है, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे तो हाँ, बोधिसत्वा खुद के सैल्वेशन को डिले करते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, और हिनायान वाले लोग खुद के सैल्वेशन को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, लेकिन इसमें से हमें और क्या निकालना है। सो फर्स्ट इज भाई बोधिसत्वा के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन से बोधिसत्वा थे, जैसे पदमपनी हो गए, ठीक है, जिनको अवलोकितेश्वरा भी बोला जाता है, मैत्रेयी हो गए, वज्रापणी हो गए, ओके। सो ये इन लोगों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी ने ये सवाल पूछा, मैत्रेया के ऊपर सवाल यूपीएससी ने पूछा। सो दिस इज व्हाट वाज द होल आइडिया, ओके। सो बोधिसत्वा के ऊपर हमें जानना पड़ेगा, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज वन अनदर थिंग। इसके अलावा अगला जो सवाल है, सत्यशोधक समाज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड
a movement for upliftment of tribals in Bihar, a temple entry movement in Gujarat, a anti-caste movement in Maharashtra, a peasant movement in Punjab. देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके चैप्टर्स के अंदर दिया गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज, ये महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले ने इसको लाया था। इट वाज एन एंटी कास्ट मूवमेंट, ओके। जो दलित लोगों के साथ अत्याचार होते थे वो तो इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर वो मोर्चे शुरू करे कि भाई तुम हमारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। सो इट वाज एन एंटी कास्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ ज्योतिबा फुले के द्वारा। लेकिन इससे हमें दूसरे क्या चीजें पता करनी है कि भाई ज्योतिबा फुले ने और क्या क्या काम करा। ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने और क्या क्या काम करा। इसके अलावा जो अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इंडिया के अंदर, जो मॉडर्न इंडिया दैट इज अंडर द ब्रिटिश इंडिया, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स के लिए हमने क्या क्या काम हुए हैं। इसके अलावा टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यहाँ पे गुजरात की बात करी जा रही है, बट इंडिया के अंदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ, पेजेंट मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुए। तो इसमें से ऐसे सवाल है, क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार पेजेंट मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछ लिया। एंटी कास्ट मतलब यहाँ पे ज्योतिबा फुले ने काम किया था, बट और कौन से लोग हैं जिन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट के अंदर काम किया, फॉर एग्जांपल बी आर अम्बेडकर। तो यूपीएससी ने बी आर अम्बेडकर के ऊपर सवाल पूछ लिया। टेम्पल एंट्री मतलब केरला के टेम्पल एंट्री के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स मतलब ट्राइबल्स के बारे में भी यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। तो इन स्टेटमेंट से हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई आगे आने वाले समय में यूपीएससी कैसे सवाल पूछ सकता है। अगले सवाल की बात करूं, so the Montagu-Chelmsford proposals were related to, again an easy question, ये Montfort reforms, ये 1919 का एक एक्ट है जिसे बनाया गया था, एंड इट वाज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। लेकिन इससे हमें क्या पता चलना चाहिए, इससे हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये एक्ट लाया किसने था, अंग्रेजों ने लाया था। सो अंग्रेजों ने और कौन से एक्ट्स लाए थे इंडिया को गवर्न करने के लिए, और उसके फीचर्स क्या थे, हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकता है। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स क्या हुए थे ब्रिटिश इंडिया के समय पे, वो हमें देखने पड़ेंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हुए थे वो हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा था जहां तक मेरा अंदाजा जाता है, बट शायद पूछा हो सकता है, बट इनके ऊपर सवाल पूछ लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर भी आगे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ओके। सो दैट इज वन अनदर थिंग। नाउ अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग, Calcutta Unitarian Tabernacle and Indian Reform Association. Keshav Chandra Sen is associated with the establishment of which of the above? Totally irrelevant, ठीक है। irrelevant मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हर एक पर्सनालिटी की अगर हम देखने जाए ना तो हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होगा। बट इन्होंने वो चीज क्यों पूछी, क्योंकि पीवाईक्यू में एक संस्था था दैट वाज नोन एज द ब्राह्मो सभा, ठीक है, उसके बारे में और राजा राम मोहन रॉय के बारे में सवाल पूछे गए थे। इसकी वजह से केशव चंद्र सेन के बारे में सवाल पूछ लिया गया। अब केशव चंद्र सेन के साथ साथ और कौन से लोग जुड़े थे उनके हिसाब से अब हमें देखने पड़ेंगे, ताकि आगे के सवालों को हम डिकोड कर सकें, ठीक है। दैट इज केशव चंद्र सेन के अलावा जो ब्राह्मण समाज में से जुड़े हुए थे लोग, राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए थे लोग, जो सोशल रिफॉर्म्स बंगाल में हुए, तो उस बेसिस पे जब हम करेंगे तो इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट हम आगे आने वाले समय के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले, उसी हिसाब से ये वाला सवाल भी हमें देखना है। अब वो वाले सवाल का आपका होमवर्क है। अगला है, व्हाट इज आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज द अजंता एंड महाबलीपुरम, ओके। सो अगर आप इसको पढ़ें, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। अब सेम पीरियड मतलब कैसे, महाबलीपुरम को कब बनाया गया था, इट वाज ड्यूरिंग द पल्लवा रूल, ओके, मतलब इसको 6th सेंचुरी एडी में बनाया गया। लेकिन अजंता को कब बनाया गया, अजंता को 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 5th सेंचुरी एडी तक बनाया गया। तो भाई क्या ये सही टाइम पीरियड में है क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही निकाल दो, ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट बचेंगे। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्या ऐसा है क्या, नहीं। अगर आप महाबलीपुरम के बारे में पढ़ेंगे तो पल्लवास जो कि हिंदू लोग थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर टेम्पल्स बनाए थे, ठीक है, टेम्पल्स दैट इज मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स बनाए थे। लेकिन अजंता के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए, जो केव्स के डेवलपमेंट्स हुए, वो प्योरली बुद्धिस्ट इन नेचर थे, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलीजन का भी अंतर है। सो बहुत इजी स्टेटमेंट्स है ये, क्योंकि अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ना तो इनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो सेकंड वन वे गलत है। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। अब रॉक कट, साथियों, जब भी हम रॉक कट की बात करते हैं, कोई भी चीज अगर रॉक कट है तो वो रॉक कट केव्स भी हो सकती है एंड रॉक कट टेम्पल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रॉक कट केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स। तो अजंता के अंदर रॉक कट केव्स हैं, लेकिन महाबलीपुरम के अंदर रॉक कट
टेम्पल है। तो हाँ, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें क्या समझना है कि भाई अजंता हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अजंता के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। महाबलीपुरम ऑल्सो नोन एज मम्मलेश्वर, ऑल्सो नोन एज मम्मल्लपुरम, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। रॉक कट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगला जो है, अगेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये टर्म्स दिए गए हैं और ये टर्म्स के बारे में ये चीज दी गई है। तो अगेन साथियों, हमें टर्म्स पता होने चाहिए। अगर हमें टर्म्स पता है तभी जाके हम चीजों को और ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। तो मेडिवल इंडिया के बारे में बोला गया था, वंस अगेन इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में टर्म्स पूछ लिया है। तो टर्म्स के लिए अलग सा एक पूरा डॉक्यूमेंट ही है हिस्ट्री, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है दैट इज हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह। तो आप उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको ऑलरेडी वो मिल जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह। नाउ अगला है विच विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अग्रहता। नाउ देखो, अराघट्टा, ओके, ये जो है ना, ये गुप्ता टाइम पीरियड पे था। यूपीएससी, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे, मोस्ट रिपीटेड थीम्स इन द हिस्ट्री, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये पता रहेगा कि मैंने ये बताया है कि भाई रिपीटेड लेवल पे यूपीएससी क्या पूछ रही है। तो उन्होंने गुप्ता से बहुत सारे ऐसे टर्म्स पूछे हैं, फॉर एग्जांपल अराहटा, कुल्यवापा, द्रोणवापा। तो ये टर्म्स जो गुप्ता के अंदर थे, ये क्वेश्चन के हिसाब से यूपीएससी आगे आने वाले समय में कुल्यवापा, द्रोणवापा, ठीक है, ऐसे सवाल भी पूछेगी जो गुप्ता समय पे ही था। ऑलराइट, सो इससे हमें क्या समझना है, अब देखो अराहट्टा मतलब क्या, इट इज बेसिकली मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं, इट इज अ वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। मतलब इसका आंसर यही है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यूपीएससी और आगे आने वाले समय में और क्या सवाल पूछ सकती है, मतलब जो दूसरे टर्म्स गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी दी पर्टिकुलर कुल्यवापा क्या है, द्रोणवापा क्या है, तड़ागा क्या है, ठीक है, ये घंटी यंत्र क्या है। तो ये सारे टर्म्स ये आपसे पूछ सकती है, और इन सारे टर्म्स का मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये गुप्ता पीरियड के टर्म्स को हमें बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। अब अगला जो रहेगा, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टीज, हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज अ प्रोफेशन ऑफ। अब देखो साथियों, ये जो है ना, ये वर्ड्स बहुत इजी थे, ठीक है। ये श्रमणा, इट इज अ पाली वर्ड, ठीक है, जो ये चीज बताता है कि भाई श्रमणा मतलब क्या, द सेक्शंस जो हेट्रोडॉक्स कम्युनिटीज निकल के आए थे ना, वो लोग जो बोल रहे थे कि भगवान से हमें डायरेक्ट कनेक्शन होना है, सो बुद्धिज्म और जैनिज्म से एसोसिएटेड है ये श्रमणा वर्ड, ओके। सो इट वाज नॉट अबाउट डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स, इट वाज अबाउट कनेक्टिंग विद द गॉड। परिव्रजक मतलब होमलेस wanderer, okay, homeless wanderer. So homeless wanderer is also not associated with dynastic histories and epic tales. Then ara gharaka, ठीक है, सो ये जो है, ये दिस इज एसोसिएटेड विथ लैंड, ओके, ये वर्ड एसोसिएटेड विथ लैंड है। और ये मागध मतलब ये होता है, सो इसका आंसर जो है इट इज मागध। तो इससे हमें क्या, अगेन ये क्या है, ये टर्म्स हैं, तो टर्म्स हमें बहुत अच्छे से जानने पड़ेंगे। अब यूपीएससी क्या करेगा, आगे चल के इसके ऊपर सवाल पूछ लेगा, क्योंकि ये इसके अंदर पूछा है ना 2016 में, तो आगे चल के वो इसके ऊपर सवाल पूछ लेगा। एंड यूपीएससी श्रमणा के ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछ चुका था, ठीक है, उसके दूसरे एग्जामिनेशन में, इसके लिए यूपीएससी ने वो सवाल को यहाँ पर कोरिलेट कर दिया। अगला जो है, what was the main reason for the split in the Indian National Congress in Surat in 1907? अब मेन कारण क्या है, introduction of communalism into Indian politics by Lord Milton, extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government, foundation of Muslim League and Aurobindo Ghosh inability to be elected as the president of Indian National Congress। अब इन चारों स्टेटमेंट में से अगर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री को और जो टाइमलाइंस हैं ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इवेंट्स इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अगर आपने उसे पढ़ा रहेगा, तो 1907 के अंदर एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, दैट इज द सूरत स्प्लिट, जिसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, ठीक है, सो और जिसकी वजह से उनका पार्टीशन हो गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी है। लेकिन इससे हमें देखो, अब ये इन्होंने क्यों पूछा 1907, इसके पहले क्या था, बंगाल पार्टीशन की बात हो रही थी,
फिर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की बात हो रही थी। तो ये जो इवेंट था ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बाद ही हुआ था, तो उसी से ही यूपीएससी ने कोरिलेट करके ये सवाल पूछ लिया। अब इस बेसिस पे यूपीएससी आगे चल के क्या सवाल पूछेगा, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर सवाल पूछ सकता है, ये मॉडरेट के ऊपर सवाल पूछ सकता है, ये कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर कैसे आया उसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, मुस्लिम लीग के ऊपर सवाल पूछ सकता है, और औरोबिंदो घोष के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल पूछ सकता है, और पूछा भी हुआ है। ठीक है, सो ये सवाल से हम इस हिसाब की चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द प्लान ऑफ सर्च एफर्ट क्रिप्स envisaged that after the Second World War, India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before gaining independence. India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth, and India should be given dominion status. Again, a very easy question. यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए थे वो अब यूपीएससी ने पहले ही क्रिप्स मिशन के बारे में एक स्टेटमेंट में दे दिया था, साइमन कमीशन के बारे में एक स्टेटमेंट में दे दिया था। तो यूपीएससी ने जब ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे दिया तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर ये सवाल आगे पूछने ही वाले हैं ना। तो वही तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी हमें वही चीज देखना है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन के जो फीचर्स है उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन का रिएक्शन, इंडिया का रिएक्शन क्या था क्रिप्स मिशन पे, उसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, क्योंकि क्रिप्स मिशन एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। क्रिप्स मिशन के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके हमें समझना है कि किस किस हिसाब से यूपीएससी यहाँ पर सवाल पूछ सकता है। तो ऐसे ही फ्रॉम द क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी आगे आने वाले समय में क्या पूछ सकती है, और यही है एनालिसिस। और ये जो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का जो पूरा एजेंडा है कि फ्लो चार्ट, टाइमलाइन एंड वेरियस फैक्ट्स एंड ऑल, ये सब मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन सर्च फॉर हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह और उसके ऊपर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सो इसी के साथ इस सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में 2017 का यूपीएससी हिस्ट्री के प्रीलिम्स एनालिसिस क्वेश्चंस में। ठीक है, सो टेक केयर एवरीबॉडी, स्टडी वेल, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।